हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 4 परमाणु की संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर है। इसके अलावा हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये सारे मॉडल हमने पढ़ लिया है। और इस चैप्टर में कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करें। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि इस तरीके से हम किसी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को समझ पाएंगे। इसके अलावा बोर-बेरी का नियम भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हम ये भी सीखेंगे। चौथा, संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और किसी तत्व की संयोजकता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा समस्थानिक, हमेशा एग्जाम में प्रतिवर्ष ये आता ही है, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक का उपयोग लिखें। इसके अलावा संभारी किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पे कि यदि किसी तत्व को X2311 के द्वारा अगर लिखा जाए तो X कौन सा तत्व है, ये आपको बताना है। इसके अलावा इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या और संयोजकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इसके आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करें। दोस्तों परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है ना, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉन की संख्या। तो ये ध्यान रखना, इसका यूज हम करने वाले फॉर्मूले का, जहाँ पे निकालना पड़ता है प्रोटॉन की संख्या। और किसी भी अनावेशित परमाणु में, अनावेशित यानी उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कई बार होता है कि जैसे सोडियम लिखा हुआ है और उस पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है, तो ये आवेशित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या। अब नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनकी कुल संख्याओं का योगफल जो होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर कुल प्रोटॉन की संख्या और प्लस कुल न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि A बराबर NP यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और NN यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या जो होती है बराबर होती है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होती है। ठीक है, ये देख सकते हो इस तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, कि अगर जैसे सोडियम लिखा हुआ है, ऊपर 23 नीचे 11 है, तो जो ऊपर होता है ना, ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को सूचित करता है, और सोडियम 11 ये नीचे परमाणु संख्या। ध्यान रखना, परमाणु संख्या हमेशा जो है द्रव्यमान संख्या से कम ही होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन में है कि H11 यानी बराबर होता है, बाकी जितने भी तत्व है ना, सबके परमाणु संख्या से द्रव्यमान संख्या अधिक ही होता है, लगभग डबल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बोर-बेरी का नियम लिखे, है ना। तो बोर-बेरी ने कुछ अपना नियम दिया कि कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि परमाणु की किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये फिगर में समझ सकते हो। के बाद इन्होंने कक्षा बनाया, जिसको अलग अलग नाम दिया। पहले कक्षा को K, फिर L, फिर M और N, इस तरीके से इन्होंने कहा। और प्रत्येक कक्षा में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित किया कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में मैक्सिमम 18, चौथे में 32। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इन्होंने ये निर्धारित किया कि इससे अधिक नहीं रह सकते। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या, 2n²। जैसे कि n बराबर अगर 1 हो, यानी K कक्षा हो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। उसी तरीके से अगर हम 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और 4 में 2 से गुणा करते तो 8 हो जाता। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8। मैक्सिमम की बात हो रही है। अब जिसके पास उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कहाँ से मैक्सिमम रख पाएगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम दूसरे कक्षा में नहीं रह सकते। उसके बाद के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तीसरे कक्षा में। ठीक है,
और इन्होंने कहा कि किसी परमाणु की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये भी निर्धारित किया, जबकि अंतिम से दूसरे कक्षा में 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते। इस स्थिति में भी जब इस कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता हो तो भी हम नहीं रख सकते। यानी कि बाहरी कक्षा में अगर आखिरी कक्षा हो तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और लास्ट से दूसरी कक्षा हो तो 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते। भले ही रखा जाए लेकिन हमें नहीं रखना है। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हो, कैल्शियम 20 परमाणु संख्या 20 है, तो सबसे पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अगली कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते, तो 10 हो गया। और तीसरी कक्षा में तो हम और 10 रख सकते थे ना, क्योंकि तीसरी कक्षा में तो 18 रखने की कैपेसिटी है, तो 2 8 10 और 10 टोटल 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, इसलिए अब तीसरी कक्षा में 8 और बाकी जो बच गया 2 वो हमने अंतिम कक्षा में रखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 2 नियम, इसके अलावा एक और नियम है, वो भी देखो क्या होता है। तो तीसरा नियम है कि अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं आ सकते जब तक अंतिम से दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों, ठीक है। यानी कि अंतिम से सेकंड वाला जो कक्षा है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। अगर वो भर चुका है 8 इलेक्ट्रॉन, तब जाके अंतिम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, या उससे अधिक आ सकते हैं। और अंतिम से तीसरी कक्षा में नियमानुसार पूर्ण रूप से भरी जा चुकी हो, यानी कि अंतिम से तीसरा भी पूर्ण रूप से नियम के हिसाब से भरी होनी चाहिए। देखो अंतिम कक्षा में कहा जा रहा है कि 8 से अधिक नहीं होता। अगर इसको भी, क्योंकि तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है 18, तो हम 18 रख सकते हैं, तो 8 और 2 10 क्यों नहीं रख दिए इसी तीसरे में। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नियम ये भी तो है ना कि अब तो ये अंतिम कक्षा बन गया, तो अंतिम कक्षा में तो 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह नहीं सकता, इसलिए कितना रहेगा 8, और बाकी जो बच गया वो चौथे कक्षा में पहुँच गया, ठीक है। और इससे हम बहुत सारी चीज़ें 10वीं क्लास में पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में उसके पोजीशन यानी वर्ग आवर्त के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें धातु अधातु या उसकी क्या क्या विशेषता होती है सब कुछ बताएंगे। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है, और ये ज़रूर सीख लेना क्योंकि 10वीं क्लास में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार किया जाता है ये देख लो एक बार। जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 8 कितने हो गए 10, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस तरीके से एल्युमिनियम 13 है, तो 2 8 10 और 3 13। नियॉन है, नियॉन 10 है, तो 2 और 8 10 हो गए। क्लोरीन 17 है, तो 2 8 10 और 7 17, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम 2 8 10, और यहाँ पे 9 रख सकते थे ना, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि नियम है कि 8 से अधिक नहीं रखा जा सकता, इसलिए तीसरे में 8 रखा गया और लास्ट में फिर 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में 2 पहले कक्षा में, फिर उसके बाद 7 9 हो गया। लिथियम 3 होता है, तो 2 और 1 रखा गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ध्यान रखना 2 8 मेन 18 तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो 18 तक का यही नियम होता है, 2 8 8 है ना, 2 8 10 और 8 18, समझ में आया। और मान चलो किसी तत्व की परमाणु संख्या 15 है, तो कैसे करोगे 2 8 10 और 5 15, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजकता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, प्रत्येक तत्व की अब प्रवृत्ति होती है यानी कोशिश होती है कि वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखें, ठीक है। इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है, ठीक है। किस प्रकार से करता है मैं अभी समझाता हूँ। किसी तत्व द्वारा इसी ग्रहण या त्याग के एक इलेक्ट्रॉन को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब देखो मान चलो एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास 2 गैलन है, एक 2 लीटर वाला और एक 8 लीटर वाला। 2 लीटर वाला आपने पानी भर लिया, 8 लीटर वाले गैलन में क्या हुआ कि 7 लीटर तक भर गया है। तो अब आपकी कोशिश क्या हो गई कि मेरा 8 लीटर इस गैलन में भर जाता तो अच्छा होता है, यानी आप किसी से क्या करोगे मांगोगे यानी ग्रहण करोगे, ठीक है। तो 1 लीटर जो आप मांग रहे हो ना, यही क्या हो गई संयोजकता। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि आपके पास जो है 8 लीटर वाले गैलन में मात्र 2 लीटर भरा हुआ है, अभी भी 6 लीटर खाली है, तो आप अब किसी से मांग नहीं सकते क्योंकि अभी आपके 6 लीटर खाली है, ठीक है। यानी आप इस कंडीशन में अगर आपसे कोई मांगता है तो आप क्या करोगे, त्याग करोगे, यानी उस 2 लीटर पानी की त्याग करो तो वही 2 लीटर क्या हो गया, संयोजकता हो गया। समझ में आया ना। अब एग्जाम्पल समझ लो, जैसे सोडियम
का परमाणु संख्या 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे ही करते हैं ना, 2 8 10 और 1 11। अब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये क्या करेगा? 1 को त्याग करेगा, क्योंकि अब इसको 7 और कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो त्याग करेगा, इसलिए सोडियम क्या होता है? धातु होता है। ये भी समझ लो, जो त्याग करते हो धातु होते हैं, जो ग्रहण करते हो और अधातु होते हैं, ठीक है। और जिसके बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 10 और 7 17 इस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्या करेंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, तो इस वजह से इनकी संयोजकता भी 1 हो गई। तब जाके इनका 8 पूरा होगा ना, और ये 7 त्याग नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने 7 भर चुके हैं ना 8 में। इस तरीके से मैग्नीशियम की 12 होती है परमाणु संख्या, तो 2 8 10 तो 12। अब ये 2 त्याग करेंगे, है ना, तो इसलिए इनकी 2 संयोजकता हो गई। ऑक्सीजन का देखोगे परमाणु संख्या 8 होती है, तो 2 और 6, ठीक है, 8 हो गया। अब इनको और कितना चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 त्याग नहीं करेंगे तो 2 क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, तब जाके इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि 2 ग्रहण करेंगे इसलिए इनकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 2। यानी जितना त्याग हो रहा है या फिर जितना ग्रहण हो रहा है वही उसकी संयोजकता है। नियॉन के पास 10 परमाणु संख्या होती है, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। अब इनके बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो जब पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो इन्हें तो कोई और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुश है, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। तो जो त्याग करते हैं वो धातु होते हैं, और जो ग्रहण करते हैं और अधातु होते हैं। और त्याग जितने भी करते हैं उन पे उतने ही चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम 1 त्याग करता है तो 1+, मैग्नीशियम 2 त्याग करता है तो 2+, ठीक है। क्लोरीन 1 ग्रहण करेगा इसलिए 1-, और ऑक्सीजन 2 ग्रहण करेगा इसलिए 2- होगा, ठीक है। और नियॉन तो ना तो ग्रहण करेगा ना त्याग करेगा, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहेंगे, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सारे अक्रिय गैस होते हैं। तो आई होप आपको ये संयोजकता समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हर साल आता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक का उपयोग लिखें। समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब पोजीशन, यानी कि पोजीशन बराबर होगा, ठीक है। यानी परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, तो ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान अर्थात 17 होती हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35 और 37 होती है। अर्थात आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, इनके देखो परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर होता है ना, तो क्या होता है? अलग अलग है। तो अगर एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तत्व ही एक ही है, क्लोरीन क्लोरीन है, इनकी परमाणु संख्या बराबर हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे क्या कहेंगे हम? समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। उस तरीके से हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, कार्बन का समस्थानिक होता है, तो इन सब तत्व क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो अब समस्थानिक का उपयोग क्या है? तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा नामक रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यूरेनियम के जो समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर जैसे घातक बीमारी के उपचार में किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक का उपयोग कार्बन डेटिंग, यानी किसी भी पदार्थ के जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसकी आयु निर्धारित करने के लिए, जैसे वृक्ष हो गया, है ना, तो आयु निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मरकरी के समस्थानिकों का उपयोग मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क में अगर किसी का ट्यूमर है ना तो उसका पता मरकरी के समस्थानिक के उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, इसको भी याद रखना नोट में। तो इस तरीके से समस्थानिक का उपयोग और समस्थानिक क्या है ये तो याद कर लेना क्योंकि ये जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं समभारिक। समभारिक मतलब जिसका भार बराबर हो। भार का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, ठीक है। वैसे भार और द्रव्यमान में अंतर है, आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में समभारिक का मतलब ये समझ लो कि भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, यानी कि यहाँ पे परमाणु संख्या अलग अलग है, तो परमाणु संख्या अलग अलग है तो तत्व भी अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो कि कैल्शियम और आर्गन दोनों के जो द्रव्यमान संख्या है ना वो एक समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का 18 होता है। उस तरीके से यहाँ सोडियम मैग्नीशियम का देख सकते हो, दोनों की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है।
तो ऐसे अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो तो उन्हें समभारिक कहेंगे। और एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग है तो उनको समस्थानिक कहते हैं। याद रहेगा ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कि प्रैक्टिकल टाइप के एग्जाम में जरूर आते हैं, यदि किसी तत्व को X1123 के द्वारा लिखा जाए तो X कौन सा तत्व है। तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद रखना होगा। नीचे परमाणु संख्या होता है ना, तो X11 किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, 18 तक आप जरूर याद कर लेना सीरियल बेस पे। अब इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, संयोजकता ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या तो 11 हो गया, द्रव्यमान संख्या 23 हो गया, है ना। अब क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 11। इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। तो अगर द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी कि 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 क्या आ जाए, न्यूट्रॉन की संख्या। संयोजकता अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालेंगे। 11 को कैसे लिखेंगे, 2, 8, 10 और 1, 11। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि त्याग होगा, इसलिए 1 संयोजकता हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से देख लो, सॉल्यूशन हम करेंगे। दी गए तत्व X1123 की परमाणु संख्या की जो है Z बराबर 11 हो गया और ये सोडियम है। ठीक है, क्योंकि 11 परमाणु संख्या सोडियम का होता है, आप बुक में देख लेना। तो परमाणु संख्या तो Z बराबर 11 हो गया, द्रव्यमान संख्या 23 है क्योंकि ऊपर देखो द्रव्यमान संख्या होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करेंगे, 2, 8, 10 और 11, है ना। तो इसलिए संयोजकता इसकी कितनी हो गई, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि सोडियम आवेश रहित है यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए परमाणु की संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी 11। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 23 में से 11 माइनस कर दिए तो 12 आ गया। तो इस तरीके से अगर एलिमेंट का नाम बताएं यानी कि तत्व का नाम, तो ये सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11, इसके द्रव्यमान संख्या 23, इसके इलेक्ट्रॉन की 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 और वैलेंसी यानी कि संयोजकता 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दोस्तों आज हमने ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, एक बार हम रिव्यू कर लेते क्या क्या हमने पढ़ा। तो जैसे पहला प्रश्न था परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा बोरबैरी का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयोजकता किसे कहते हैं, किस तत्व की संयोजकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये भी हमने सीखा। इसके बाद समस्थानिक किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखे, ये भी हमने सीखा। उसके बाद संभारिक किसे कहते हैं, है ना। तो इसके अलावा हमने लास्ट क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल वाला किया जिसमें से हमने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और संयोजकता निकालना सीखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोशिका से रिलेटेड होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।